नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछली वीडियो में आपने देखा था वैदिक युग का प्रारंभ और राजनीतिक व्यवस्था। इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक कालीन समाज। आपको मैंने बताया था कि वैदिक काल जो है दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। तो उसी हिसाब से इसको भी दो भागों में, समाज को भी दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक कालीन समाज और उत्तर वैदिक कालीन समाज। तो आपने उसमें देखा था कि जो वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और उसका राजनीतिक जीवन भी उसी प्रकार का था, जिसमें आप विभिन्न विषयों को देखा था आपने राजनीतिक व्यवस्था में। अब इसमें हम देखते हैं कि वैदिक कालीन समाज कैसा था। तो प्रारंभ करते हैं। परिवार का प्रधान कुलप या गृहपति, अर्थात परिवार के प्रधान को जो मुखिया होता था उसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। राजनीतिक व्यवस्था में हमने ये बात बताई है आपको कि जो परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था और इसे गृहपति भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त पितृसत्तात्मक समाज था, अर्थात जो मुखिया होता था मतलब जो पुरुष होता था, कहने तात्पर्य पितृसत्तात्मक समाज होता था और नारी को पर्याप्त सम्मान मिलता था। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी नारी को पर्याप्त सम्मान मिलता था, अर्थात नारी की दशा सुदृढ़ थी। आपको उसमें बताया भी था कि सभा और समिति नामक जो संस्थाएं थी उसमें भी नारी को सभा में उसकी उपस्थिति मौजूद थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में नारी की जो स्थिति थी वो कुछ गिर गई थी। इसमें आगे देखेंगे। तो नारी को पर्याप्त सम्मान था। इसके अलावा संयुक्त परिवार की प्रथा थी। संयुक्त परिवार मतलब जैसे कि एक ही कुटुंब के लोग एक साथ रहते थे, जिसमें पुरुष जो होता था वो मुखिया रहता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की व्यवस्था या उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। 4 वर्ण आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है और चारों वर्ण का भी उल्लेख मिलता था। वर्ण का जो शब्द है वो रंग से भी है और व्यापार से भी है। कुछ स्थानों पर रंग से भी किया गया है और कुछ स्थानों पर व्यापार से किया गया कि जो जिस प्रकार का व्यापार करते थे उस हिसाब से उनकी वर्ण व्यवस्था निर्धारित होती थी। ऋग्वैद काल की बात कर रहे हैं। इसके बाद समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। इसके अलावा पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी, इसका उल्लेख नहीं मिलता। अर्थात जो बाल विवाह और पर्दा प्रथा ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वैदिक कालीन समाज में कि ऐसा उसमें हुआ करता था, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो ऋग्वैद काल था उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जो उत्तर वैदिक कालीन है उसमें बाकी के वेदों की रचना हुई है। तो ऋग्वेद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा उस समय नहीं रही होगी। इसके बाद देखते हैं कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। अभी हमने बताया कि नारी का या स्त्रियों का जो स्तर था ऋग्वैदिक काल में अच्छा था और उनको शिक्षा की समुचित प्रबंध था और उनको जो शिक्षा दी जाती थी वो वैदिक शिक्षा दी जाती, वेदों का अध्ययन कराया जाता था। जैसे पुरुषों को पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। पुत्रों के समान पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। दास प्रथा का प्रचलन था। ये इसमें समस्यात्मक बात थी उस समय कि दास प्रथा उस समय प्रचलित थी, लेकिन ये सब जो कुरीतियां थी वो उसमें उपस्थिति नहीं थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज में ऐसा मिलता है उस समय ऋग्वेद में। आर्य मूलतः शाकाहारी थे। अब खान पान के बारे में है। आर्य जो थे मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग भी करते थे। आर्य मूलतः शाकाहारी थे लेकिन विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग भी करते थे, जबकि पेय पदार्थों में वो सोमरस का पान करते थे। सोमरस एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है, उसका पान करते थे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय को अघन्य कहा गया है। अघन्य का तात्पर्य होता है न मारने योग्य। अघन्य का तात्पर्य होता है न मारने योग्य। गाय को अघन्य कहा गया है। बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो गाय को अघन्य कहा गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। जो स्त्रियां थीं, लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, ये विदुषी स्त्रियां थी उस समय की, और इनको ऋषि कहा गया है। ऋषि का मतलब जो है ज्ञानी। इसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ये ऋग्वैदिक कालीन समाज था। अब उत्तर वैदिक कालीन समाज था, उसमें ऋग्वैदिक कालीन समाज से थोड़े परिवर्तन ज्यादा हुए थे। जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो मुख्य घटनाएं थी वर्ण व्यवस्था में, उसमें व्यापार की जगह जाति ने स्थान ले लिया था। अर्थात वर्ण क्या होगा, ये जाति तय करेगी। व्यापार तय नहीं करेगा, आप क्या काम करते हैं इसे ये नहीं तय होगा। ये तय होगा इस बात से कि आप किस जाति में आपने जन्म लिया है, इस आधार पर तय होगा कि आपकी वर्ण क्या है। ब्राह्मण है, वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, ये है। इसके अलावा स्त्रियों की दशा इसमें गिर गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्रियों की दशा इसमें गिर गई थी। और सभा नामक जो संस्था थी, सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी, इसमें सभा में भी स्त्रियां होती थी, तो सभा में उसका स्थान नहीं दिया जाता था। इसके अलावा उपनयन संस्कार बंद हो गया था। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो उत्तर वैदिक काल में घटित हुई। और चूंकि उत्तर वैदिक कालीन 1000 BC से बाद प्रारंभ होना माना गया है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था थी ऋग्वैदिक कालीन की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में आते आते थोड़ी सी डाउन हो गई थी, जर्जर हो गई थी। अब देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज में 4 वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो लिखा है वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म न होकर के जाति है। हमने बताया कि व्यापार आप क्या करते हैं ये तय नहीं करेगा वर्ण, ये क्या तय करेगा, जाति, आप किस जाति में आपने जन्म लिया है। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं और कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो वैश्य है, तो आपका वैश्य वर्ण हो जाएगा। आप वैश्य हैं, कोई अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ऐसा ऋग्वैदिक कालीन समाज में था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये हो गया कि आपका जन्म ये बताएगा कि आप किस जाति के। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को द्विज कहा गया। ये बात नोट कर लीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया। इनका उपनयन संस्कार होता था, अर्थात ये जो 3 वर्ण थे इनका उपनयन संस्कार होता था। जो चौथा वर्ण था वो शूद्र, उसका उपनयन संस्कार नहीं होता था। गोत्र प्रथा इसी समय से स्थापित हुई। जो आप गोत्र देखते हैं आज के समय में, वो उत्तर वैदिक कालीन समाज में ही स्थापित हुई। ऋग्वैदिक कालीन समाज में गोत्र व्यवस्था नहीं थी। या ये मान चलिए कि जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें इनका उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चारों आश्रम, 4 आश्रम जो थे, जैसे गृहस्थ आश्रम है और ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तो ये जो आश्रम थे ये 25-25 वर्ष की बांटे गए थे। 25 वर्ष आप ब्रह्मचर्य में रहेंगे, फिर गृहस्थ में रहेंगे, फिर जो है संन्यास धारण करेंगे, फिर वानप्रस्थ, इस तरह से क्रमशः था। तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, जाबालोपनिषद में मिलता है। स्त्रियों के लिए आपने बताया अभी उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था, बंद हो गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में काम्पिल्य नगरी का उल्लेख मिलता है। और इस काल में स्त्रियों का सभा नामक संस्था, सभा समिति नामक जो संस्था थी, उसमें जो सभा में मेल फीमेल मतलब
पुरुष और स्त्रियां दोनों आते थे, इसमें प्रवेश वर्जित हो गया था, अर्थात स्त्री की दशा उत्तर वैदिक कालीन में गिर गई थी, ऐसा देखने में आता है। अब इसके बाद वर्ण के आधार पर विवाह था। कौन कौन से विवाह थे? एक अनुलोम विवाह था, एक प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह क्या होता है? अगर उच्च वर्ण का पुरुष अगर निम्न वर्ण की लड़की कन्या से विवाह करेगा तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। फिर सुनिए, उच्च वर्ण का पुरुष होगा और निम्न वर्ण की कन्या होगी तो अनुलोम विवाह कहलाएगा। अगर इसका उल्टा होगा, अर्थात निम्न वर्ण का पुरुष होगा और उच्च वर्ण की कन्या होगी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो ये जो विवाह थे अनुलोम विवाह तो प्राय हो जाते थे, क्योंकि जो कन्या किसी दूसरे वर्ण में जाती थी वो उसी वर्ण की कहलाती थी, इसलिए प्रतिलोम विवाह का उतना मान नहीं होता था। आज भी तो ये प्रचलित है, देखा होगा आपने। तो ये वीडियो था वैदिक कालीन समाज का, और अब जो शेष है वो है वैदिक कालीन धर्म और वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।